नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपना खास इंटरव्यू शो शख्सियत यूपी तक लेकर। आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। केशव मौर्य के बारे में बता दें, कर्मभूमि प्रयागराज रही है, बचपन से ही मेधावी रहे, संघ के संपर्क में रहे, पूरा जीवन पहले आरएसएस और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद। केशव मौर्य कुछ हद तक कह लें कि मिलता जुलता जो जीवन है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने के बचपन का जीवन रहा कि उन्होंने स्टेशन पर चाय बेची, केशव मौर्य का जीवन में भी, इनके जीवन में भी लगभग कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, कुछ समानताएं हैं। इन्होंने भी अपने पिता के चाय के दुकान से शुरुआत की थी। चाय दुकान पर ये भी बेचते थे, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन तक बेचा, दातुन बेचते रहे। जो परिवेश रहा बेहद गरीब परिवेश से उठकर आए और अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव मौर्य जी, स्वागत है। ये बताइए कि हम कुछ अनछुए पहलू भी आपसे जानते रहेंगे। नहीं, जो अनछुए हैं उनको भी छुइए आप, मुझे कोई समस्या नहीं। तो हमने पहले भी आपसे पूछा था और जाना था, आपका जो जीवन था, शुरुआत बचपन, कहा यह गया कि आपने भी पिता की दुकान पे काम किया, चाय बेचा, दतवन बेचा, क्या था ये? देखिए, जिस परिवार का मैं हिस्सा था उस परिवार में दो रास्ते थे। एक रास्ता था कृषि के क्षेत्र में और दूसरा रास्ता था जब कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए जो खेत होने चाहिए वह बंधक हो जाते हैं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, तब चाय की दुकान खुलती है। तो माता पिता का साथ देना एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य निर्वहन की दृष्टि से मैं जब पिताजी के साथ, माताजी के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जब खेती का काम होता तो खेत में भी काम करता था। लेकिन जब चाय की दुकान खुली और वहाँ पर कुछ सामग्री बेचने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो पिताजी के साथ में चाय की दुकान में भी काम करता था और उसी से परिवार चलता भी था, उसी से परिवार की जो जरूरतें थी वह पूरी होती थी। रेलवे स्टेशन पर भी आपने बेचा? हाँ, रेलवे स्टेशन, क्योंकि जहाँ पर हमारी दुकान थी, जहाँ हमारा निवास है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ मतलब मीटर की दूरी पर रहता था। तो हम लोग रास्ते निकालते थे कि चाय को बेच करके भी पैसा कैसे, 2 पैसे अर्जित किया जाए, अधिक चाय कैसे बिके। जो दूसरे सामान होते थे, जैसे जो ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो उनको दातून, पहले बहुत मंजन का प्रचलन नहीं था, तो नीम के दातून की दृष्टि से वह वहाँ पर ज़रूरत होती तो हम लोग नीम के दातून भी बेचते थे। और बड़ी मात्रा में हम लोगों के पहले पेड़ों में जो जामुन वगैरह होती थी तो वह जामुन वगैरह भी आराम से लोगों को उपलब्ध होती थी, तो उसको भी जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को जामुन भी बेचने का काम करते थे। किस तरह से परिवार की ज़रूरतें पूरी की जाए उसके सारे रास्ते निकालने का काम किया जाता था। तो हम लोग देखें, आज आप उप मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े प्रदेश के, लेकिन जो आपका बचपन रहा, जो आपकी शुरुआती जो जीवन था संघ में शुरू करने के पहले, तो बिल्कुल एक आम गरीब परिवार, एक आम परिवार जो कि हर कष्ट से निकल करके आगे बढ़ता है, उस तरीके का जीवन था। निश्चित तौर से रहा और इस पर मुझे गर्व होता है कि मुझे कल्पना नहीं थी कभी राजनीति के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन पूरे जीवन के जो घटनाक्रम रहे उस घटनाक्रम में संघ की शाखा से लेकर के विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलने वाले आंदोलनों का हिस्सा बनने से लेकर के और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम का प्रारंभ करने से लेकर के जो अवसर मिला, आज निश्चित तौर से देश के सबसे बड़े प्रदेश के, विश्व के सबसे बड़े प्रदेश में जब उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तरदायित्व मिला तो मुझे इस बात का सुख होता है कि मैं वास्तव में हर उस गरीब के दर्द को महसूस कर सकता हूं, जो गरीबी के कारण दर्द मैंने सहा है, जो जीवन मैंने जिया है, ऐसा जीवन जो लोग आज भी जी रहे हैं, तो उनका दर्द कैसे मैं निवारण कर सकूं, दर्द कैसे दूर कर सकूं, सत्ता में रह करके हम उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकें, यह हमारा प्रयास रहता है और इससे मुझे सुख मिलता है। इसीलिए आपके यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है, देखता हूँ। नहीं, भीड़ तो सभी जगह रहती है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि कार्यकर्ता से लेकर के, जनता से लेकर के, किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, आप सब पत्रकार मित्रों से लेकर के सबका जो आगमन है वह होता रहता है। तो मुझे
इससे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि लगातार मैं बहुत बाल्यावस्था से लेकर के वर्तमान तक में लोगों के बीच में रहा हूँ। केशव मौर्य जी हैं हमारे साथ। इनके जो मेंटोर रहे, पॉलिटिकल मेंटोर कह लीजिए, सामाजिक तौर पर जिन्होंने इन्हें तराशा, वो थे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल बहुत बड़ा नाम, मंदिर आंदोलन के सबसे अगुवा अशोक सिंघल रहे और उनके साथ इन्होंने अपनी पूरी सामाजिक जीवन की शुरुआत की, उसके साथ मंदिर आंदोलन में रहे। अशोक सिंघल आपके गुरु रहे, सब कुछ रहे। देखिए, वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग यह तो जानते हैं कि पूज्य अशोक सिंघल जी मंदिर आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने देश के अंदर विशेष तौर से हिंदू जागरण का जो अभियान चलाया और उसके कारण से अनेक मुकाम अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त हुए। लेकिन वह श्वेत वस्त्रधारी एक ऐसे संत थे, विराट संत थे, कि जिनको हमारे देश के सभी वरिष्ठ पूज्य संतगण भी उनके बारे में समझते हैं। तो मंदिर आंदोलन का हिस्सा होने के साथ साथ और तमाम अन्य ऐसी गतिविधियां जो सामाजिक समरसता की दृष्टि से, सामाजिक संगठन की दृष्टि से, समाज में सबको एक साथ लेकर के चलने की दृष्टि से उन्होंने बड़े सारे काम किए। आप तो सर जिस परिवेश में पले बढ़े, आप कैसे उनके संपर्क में आए? आखिर वो आपको लेकर के कैसे गए? क्योंकि कहा यह जाता है कि आप 90 और 92 जिस वक्त वो विवादित ढांचा गिरा, उस दौरान भी आप मौजूद रहे। हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, ये आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस से जो सप्लाई है वो अलग अलग संगठनों के लिए लगातार होती रहती थी। मैं एक संघ का स्वयंसेवक था और स्वयंसेवक के नाते जब मुझे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के काम के लिए कहा गया तो मैं उस काम में लगा। पूज्य अशोक सिंघल जी उस समय उस काम को देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा, क्या समझा और मुझ पर उनकी विशेष कृपा रही और उनकी कृपा के कारण ही मैं मंदिर आंदोलन में भी और विश्व हिंदू परिषद के संगठन में भी, गोरक्षा के आंदोलन में भी अपनी जो भूमिका है उसको निर्वाह कर पाया। तो मैं तो यह मानता हूं कि ऐसे महापुरुषों का संपर्क में आना और वह इसलिए हो पाया कि कोई पूर्व जन्म का कोई मेरा संस्कार रहा होगा, इसलिए मैं पूज्य अशोक जी के संपर्क में आ पाया। तो हमारे साथ हैं केशव मौर्य। केशव जी, इस वक्त चुनाव का मौसम है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ स्टेक पर है, 7 सीटों पर उपचुनाव है। लगता नहीं है कि बहुत कुछ इस बार दांव पर है, क्योंकि 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं। 7 में 6 सीट आपके पास थी, अगर आप 6 बचा ले गए, 7 जीत गए, तब तो बात सही, तब तो ठीक। और अगर आप 2-3 अगर हार गए, फिर सवाल उठेंगे। नहीं, देखिए, हारने का अभी मुझे जो पूरा परिदृश्य, मैं भी सभी 7 सीटों पर प्रचार की दृष्टि से गया हूँ, बैठकों की दृष्टि से गया हूँ और जो बैठकों और प्रचार की दृष्टि से गया हूँ, मैंने जो लोगों के चेहरे की चमक देखी, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा है, मुझे विश्वास है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 3 साल से अधिक समय में बहुत प्रदेश के विकास की दृष्टि से, प्रदेश के गरीबों और किसानों और माताओं, बहनों, बुजुर्गों की दृष्टि से बहुत काम किए हैं। उस काम के कारण भी और भाजपा के मजबूत संगठन के कारण भी हम उपचुनाव की जो 7 सीटें हैं, आज की तिथि में तो हम ये कह सकते हैं कि हम 7 सीटों पे बहुत जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और 3 तारीख को वोट पड़ेगा और 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। तो 10 तारीख को वोटों की गिनती में 7 की 7 सीटों पर कमल खिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी आपको, बेशक आप 6 सीटों पर जीते, वो एक दौर था जब लहर थी, अब तो ये सेमीफाइनल जैसा है। अगर आप जीते तो ठीक और हारे तो मैसेज तो ठीक जाएगा। नहीं, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही काल्पनिक है। हमें उम्मीद है कि हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। जनता का जनादेश भाजपा के पक्ष में रहा है और विपक्ष की जहां तक बात कर रहे हैं मजबूती से लड़ने की, वो मजबूती से 2014 में नहीं लड़े, 2017 में नहीं लड़े कि 2019 में नहीं लड़े। मजबूती से वह 3 चुनाव जब से मैं देख रहा हूं कि वह लड़े हैं और 3 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार विजय प्राप्त की है और हमारी केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है। तो क्या आपको लगता है कि बिखराव का फायदा आपको होने जा रहा है, क्योंकि सारे दल अभी अलग हैं? नहीं, बिखराव का नहीं, हम तो एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। 100 में 60% हमारा है, बाकी में बंटवारा है। हम 60% अपना मान करके उस आधार पर संगठन का काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और जो 40% वोट है उसमें हम कैसे हिस्सेदारी अपनी बढ़ाएं, कैसे उसमें हिस्से हमारे बढ़े। हाँ, उपचुनाव में मैं जरूर लोगों से
यूपी तक के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि उपचुनाव में लोग उस उत्साह से मतदान करने के लिए नहीं निकलते जिस उत्साह से जब आम चुनाव होता है जैसे निकलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हम 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीते। संयोग से उस समय योगी आदित्यनाथ जी भी सांसद थे और मैं भी सांसद था। दोनों सीटों से हमने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद वहां उपचुनाव हुए। मतदान कम होने के कारण भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की पूरी तैयारी में जुट गए कि अब 2019 में तो मोदी जी की विदाई हो जाएगी। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अगर देश के दिल में स्थान रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बूथ तक अपना संगठन मजबूती से खड़ा की हुई है। और जो हमने काम किया, जो संगठन किया, उस संगठन और समाज की सेवा के आधार पर हमें सफलता मिली और हम जो उपचुनाव में हार गए थे फिर हमने आम चुनाव में जीत करके दिखा दिया। लेकिन एक बात इस वक्त उठ रही है वो ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी तरह का कोई आप लोगों का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, किसी तरह की कोई बात अंदर खाने की है? क्योंकि मायावती ने कह दिया जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी को वोट करूंगा। तो जरूरत पड़ेगी तब ना। हम तो मायावती जी और अखिलेश जी, बुआ और भतीजे एकजुट होकर के हमारे खिलाफ लड़े और लड़ने के बाद भी हम लोगों ने 2019 में 64 सीटें जीते, 51% वोट हम लोगों ने प्राप्त किया, लगभग 300 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 1 पर रहे। तो ये जब दोनों लोग मिलकर के भाजपा के सामने तो 100 में से 51% वोट हम प्राप्त किए लोकसभा में, जब ये दोनों लोग मिलकर के लड़े। कांग्रेस भी पूरी ताकत से यही कर रही थी कि हमें किसी भी हालत में भाजपा को हराना है। तो कहीं वो सपा को समर्थन कर रही थी तो कहीं बसपा को समर्थन कर रही थी। तो ये सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी का एक सूत्री कार्यक्रम रहता है कि भाजपा को कैसे रोका जाए, भाजपा को विजय प्राप्त करने से कैसे बाधा डाली जाए। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनता का समर्थन चूंकि भाजपा के साथ है और हमारी पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है और मजबूत संगठन के कारण से ही हम लगातार समाज का समर्थन प्राप्त करने में सफल होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया कि एक्सपोज हो गई बीएसपी, हम लोगों ने खड़ा किया और देखिए जो जिसके साथ था वो उसके साथ है। देखिए वो फायदा उनको पॉलिटिकल उनको मिलेगा। वो बुआ भतीजे की लड़ाई है और वो लोग क्या कह रहे हैं, कौन एक्सपोज हो गया, कौन एक्सपोज नहीं हुआ है और कौन रसातल में जा रहा है, कौन धरातल पे नहीं है, यह सब चीजें तो जब भी चुनाव होते हैं उस समय तो दावे तो इसी तरह से लंबे चौड़े विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो कहते हैं नहीं, अगर भाजपा जीत गई तो कहेंगे सत्ता का दुरुपयोग हो गया और ईवीएम गड़बड़ थी, और भाजपा अगर हार गई तो भाजपा का जनाधार खत्म हो गया, भाजपा ने कोई काम नहीं किया, अब ये आने वाले समय में उसका संकेत है। इस प्रकार की बातें विपक्ष की तो आदत है। लेकिन ये जो चुनाव चल रहा है एक बार फिर पॉलिटिकल ध्रुवीकरण, हमें पॉलिटिकल नहीं, हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से ध्रुवीकरण की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। कह दिया गया कि अब जो है लव जिहाद पर अब कड़ा कानून लेकर के आएंगे। नहीं, देखिए लव जिहाद एक गंभीर चुनौती है देश और प्रदेश के सामने, और उस पर अगर कानून बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि उस कानून को बनाने को लेकर के किसी को किसी प्रकार की मतलब शिकायत है तो हम उस शिकायत का निवारण नहीं कर सकते। हम इस प्रकार की चीजों को रोकना चाहते हैं और ऐसी चीजों को रोकने की दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर कानून बनाने का काम करेंगे। तो ये कोई गलत नहीं है। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश में ये भी कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना, इस विषय को भी बहुत एक मजबूती से उठाने का हमको मौका मिला और एक संदेश मिला है, और मैं उच्च न्यायालय के इस फैसले का भी स्वागत करता हूं। तो कैसा होगा ये कानून, किस तरह का कानून होगा, कब आप लेकर के आएंगे? देखिए उसके लिए तो अब बैठक करके उसकी पूरी तैयारी विधिवत की जाएगी जिससे इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। क्या है कि अगर दो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम के आधार पर एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बनते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर उस प्रेम के पीछे अगर कोई साजिश है कि नहीं, हम अगर कोई हिंदू नाम से आता है, किसी हिंदू लड़की के साथ आकर के वह संबंध बनाता है, उससे शादी का प्रस्ताव करता है, बाद में उसके रिजल्ट कुछ और निकलते हैं, या कहीं अभी देखिए 2 घटनाएं इस प्रकार की दुखद हुई हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों एक हरियाणा के अंदर किस प्रकार से खुलेआम निकिता को, तोमर को किस प्रकार से आकर के कि तुम मुझसे शादी करो, मेरी गाड़ी में बैठो, चलो, अन्यथा गोली से मार दिया गया। ये कैसे यह देश बर्दाश्त कर सकता है? इस तरह की चीजें नहीं।
प्रेम होता है, कोई प्रेम विवाह करता है तो हमारी तरफ से उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर किसी लक्ष्य के अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार की शरारत करता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। उस रोक की दिशा में यूपी सरकार भी आगे बढ़ रही है। आज मैं हरियाणा सरकार का भी यही भाव देख रहा था और धीरे धीरे देश को यह समझना चाहिए और देश समझेगा और इस दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये कड़ा कानून जो होगा या आप दो बालिग लोगों को कैसे रोकेंगे? नहीं देखिए, ये हम नहीं कह रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर दो प्रेमी और बालिग हैं अगर एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं तो उसके विरोध में ना सरकार है ना हमारी पार्टी है। लेकिन उसके पीछे का जो लक्ष्य है कि अगर आप हमसे विवाह करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम गोली मार देंगे। आप विवाह करने के लिए आप कोई अगर अपना नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रखता है, फिर शादी का प्रस्ताव करता है, फिर शादी हो जाती है, बाद में अगर ये पता चलता है कि उसका नाम जो असली नाम है कोई और नाम था और उसने झूठ बोल करके जाल में फंसाया है, तो इसी को तो लव जिहाद कहते हैं। एक और चीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रही है किशोर जी, वो ये है कि माफियाओं और खास करके जो दबंग ऐसे लोग जो सांसद भी रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों में रहे, बड़े पदों पर रहे, उनके खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है और मुहिम बिल्कुल लक्ष्य करके दिखाई दे रहा है कि लक्ष्य करके हो रही है। उनके घर, आलीशान मकान सब जमींदोज किए जा रहे हैं। नहीं देखिए, इस वादे के आधार पर ही हम 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे कि हम भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया उनका जमीनों के कब्जों को खाली कराने का काम करेंगे। गरीब को जो मिलना चाहिए उसको भूमाफिया कब्जा कर ले रहा है, उसमें अपनी अट्टालिकाएं बना ले रहा है। तो यह कार्रवाई तो कानून सम्मत हो रही है और यह कार्रवाई का प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है और ये गांव-गांव में हो रहा है। क्योंकि जिस चीज को हम आप सब मीडिया के हमारे मित्र खबर बना देते हैं वह तो लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले गांव-गांव में क्या होता था, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना। ये समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ है, जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया बैठे होते थे। गांव के गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की जमीनों को कब्जा करना, सरकारी जमीन को कब्जा करना। अब उसको खाली कराने का अभियान चल रहा है, तो इससे बेचैनी इनको होती है। तो यह बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो कब्जा करने वाले हैं, जो इस प्रकार के अपराध करने वाले हैं, जिनके कारण से लोग प्रदेश में दहशत में रहते थे, आज ये खुशी है मुझे कि आम जनता बेखौफ है, अपराधी इस समय खौफ में है। अपराधी खौफ में है। एक बात और बेहद अहम है, वो ये कि जब बीजेपी सत्ता में आई 2017 में, तो बीजेपी को सबसे बड़ा अगर किसी ने बतौर वोट बैंक के तौर पर सपोर्ट किया तो वो था पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। यानी कि बीजेपी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी से निकलकर उत्तर प्रदेश में सर्वग्राह बनी और सबसे बड़ा अगर कोई चंक उसके साथ रहा तो वो था ओबीसी। केशव मौर्य खुद उस ओबीसी जाति से आते हैं, पिछड़ा जो वर्ग है उसके बड़े चेहरे के तौर पर हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में लगातार एक बात चल रही है कि कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का बोलबाला है और इसे लेकर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार टारगेट भी कर रहे हैं। सवाल आपसे इसी से जुड़ा है जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन जो सरकार है, हाँ। जो विपक्ष के लोग हैं, हाँ। वो इस वक्त लगातार ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष की सरकार हो गई है। बकायदा नाम लेकर के लोग कहते हैं। आप उस जाति से आते हैं जिसने कि इन ब्लॉक सपोर्ट किया था बीजेपी को, आपको भी कहीं ऐसा फील होता है? देखिए, जो शीशे के घर में रहते हैं ना, उनको पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं होता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति की है और वह जाति की बात जब करते हैं तो उनके पास कोई आधार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, साधु हैं और साधु की कोई जाति नहीं होती है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कहीं उसमें कोई एक भी प्रमाण नहीं है। लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है, ना केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा है और ना उत्तर प्रदेश की हमारी योगी जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है। तो ये अफवाह के सहारे ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई मतलब जमीन नहीं होती है, कोई उसका इनके पास प्रमाण नहीं होता। हवाबाजी में कि मतलब कोई भी चीज सिगुफा छोड़ दो और उसके आधार पर अगर उनको फायदा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। अभी जनता जागरूक है, लेकिन हाँ। आप अगर उनके कहने के पीछे भी एक आधार होता है। आप देखिए जिस तरीके से बलिया में घटना घटी, फायरिंग हुई, एक मौत हुई और आपके ही विधायक खुलकर अपनी जाति के समर्थन में सुरेंद्र सिंह खड़े हो गए।
तो जब ऐसी चीजें होंगी तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जो घटना घटी वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हुई। और जो विधायक सुरेंद्र सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई शुरू की है। और कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता, केशव प्रसाद कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, तो कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। कोई एक विधायक और सांसद भाजपा नहीं होता है। भाजपा का एक विधिवत संगठन है। उस संगठन के सिस्टम के विरुद्ध जो आचरण करता है और उसके आचरण के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है, तो पार्टी ने नोटिस जारी किया है और उसमें जो कार्रवाई, बाकी इस घटना में चाहे जो भी हत्या करने वाला किस जाति का है, किस गांव का है, किसका संरक्षण प्राप्त है, ये महत्व नहीं रखता। अगर हत्या की है तो उस हत्या के लिए जो दंड मिलना चाहिए वो दंड मिलेगा। आपको लगता नहीं है कि जो भरोसा पिछड़ी जातियों का, ओबीसी का बीजेपी पर था वो डिगा है? नहीं, मैं ये ऐसा नहीं मानता हूँ। पिछड़ा वर्ग भी और अनुसूचित वर्ग भी और सामान्य वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी का लक्ष्य है। और अभी आपने देखा राज्यसभा की 8 सीटों का चुनाव हुआ, अभी कल उसके परिणाम आएंगे और 8 सांसद हमारी पार्टी से बनकर के जा रहे हैं। आप तो 9वीं भी जीत सकते थे, लेकिन आपने बसपा के लिए वो छोड़ दिया। नहीं, हमने छोड़ा नहीं है। हमारे पास 9वीं सीट के लिए पर्याप्त मत नहीं थे, तो हम ऐसी कोई चीजें नहीं खड़ी करना चाहते थे जो पिछले चुनाव में एक ऐसी इस प्रकार से भाजपा के खिलाफ मुद्दा बनाया गया। यही श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा दलित को जीतने नहीं देना। अब ये किस मुंह से कहना चाहते हैं? हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं। हमारे 8 आराम से जीत सकते थे, 8 हमारे आराम से जीत रहे हैं और कल उसका प्रमाण मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपने पिछड़ों को लेकर के विषय उठाया, मैं यह मानता हूं हमारे 8 सांसद बने। एक भारत सरकार में मंत्री हैं आदरणीय हरदीप पुरी जी, उनका हुआ है। दूसरा नीरज शेखर जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी उनके पुत्र हैं। और उसके बाद 6 सीटों में एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी हैं। उसके बाद आप पूरी सीटें देखते जाइए, हरिद्वार दुबे जी हैं, सीमा द्विवेदी जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में, क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में काम किए श्री BL वर्मा, लोधी समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा में भेजा गया। एक हमारी साधारण कार्यकर्ता पार्टी की श्रीमती गीता साक्य जी, उनको राज्यसभा में भेजा गया, देश के उच्च सदन में भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर, श्री ब्रजलाल जी जो DGP रहे हैं और उनको भी राज्यसभा में भेजने का काम किया गया, वो दलित समाज से, अनुसूचित वर्ग से आते हैं। तो भाजपा कभी भी न तो किसी प्रकार का भेदभाव करती है और ना हमसे पिछड़ा दूर हुआ है, ना अगड़ा दूर हुआ है, ना हमसे अनुसूचित वर्ग दूर हुआ है। हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, हमारे समर्थन में लोग लगातार खड़े हो रहे हैं। जितने चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव का परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसीलिए देखिए, मैं समझ सकता हूं कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनकी बौखलाहट का मेन कारण यही है कि भाजपा के खिलाफ इतनी अफवाह, इतना झूठ, इतनी गलत बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, इसके बाद भी भाजपा बढ़ने की जगह घटती नहीं है। तो इस बात से बेचैन है। वो सत्ता के लिए मतलब केवल लड़ाई लड़ते हैं, और हम सत्ता में आएंगे तो भी सेवा करते हैं, सत्ता में नहीं रहे तब भी सेवा की है। लेकिन आपको क्या लगता है, सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर कौन सा दल है? क्या अखिलेश यादव आपके सबसे बड़े ओपोनेंट हैं, या जिस तरीके से प्रियंका गांधी निकल करके आई हैं और उन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा घर भी बना दिया है और लगातार वो कांग्रेस खड़ी हो रही है? नहीं, देखिए, आप 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहां से 2 मतलब सीटें तो लड़ रही थी सभी में, लेकिन 2 सीटों को महत्वपूर्ण ढंग से लड़ रही थी। एक अमेठी में कांग्रेस के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी। मतलब अमेठी और रायबरेली का ही चुनाव ये लोग लड़ रहे थे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अपनी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी मां को और अपने भाई को जिताने की बागडोर किसके हाथ में थी? तो प्रियंका जी के हाथ में थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव अमेठी से हार जाते हैं, मां किसी तरीके से जीत पाती हैं, और इसलिए जीत गई कि सपा बसपा का समर्थन उनको था। सपा बसपा ने सोनिया जी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, उसके बाद भी चुनाव हार गए। अब मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी तो ट्विटर छाप नेता हैं, क्योंकि आप लोग वो सोनिया गांधी जी की बेटी हैं,
और राहुल गांधी जी की बहन है, इसलिए इतना चढ़ा करके दिखा देते हैं, लगता है कि उनका बहुत जमीन में उनके पास कुछ नहीं है। फोटो खिंचाने वाले नेता कांग्रेस के पास बचे हैं। मैं तो कहा करता हूं, कांग्रेस के बारे में बात करना माने उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से तो समय को बर्बाद नहीं, करना। लेकिन वो तो हर उस जगह पहुंच जाती हैं जहां विपक्ष के दूसरे नेता नहीं पहुंच पाते, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। कोई भी घटना घटती है, प्रियंका गांधी पहुंचती है? नहीं, वो घटना में आप रोक नहीं पाते? नहीं, वो इवेंट के रूप में उस घटना को लेते हैं, और इवेंट के रूप में घटना को लेने के कारण से 2-4 जगह ऐसे पहुंच गए, उसको प्रचार प्रसार। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस का जो इतिहास बन गया है वही भविष्य में भी अभी रहने वाला है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का न वजूद था, न वजूद है, और न वजूद अभी कोई उनका मुझे जो दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव कितने बड़े चुनौती होंगे, इसलिए क्योंकि देखिए बसपा से भी जो लोग टूट रहे हैं, जिन्हें बसपा में से मोह भंग हो रहा है, सब अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव इस चुनाव में निकले भी नहीं, लेकिन उन्होंने सारी जगहों पर बहुत जबरदस्त टक्कर में है वो। देखिए, सेवा करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके से सत्ता प्राप्त कर लो और शोषण कैसे किया जाए इसके लिए राजनीति करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले, आप इसको नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आने वाले कम से कम 25 साल तक उत्तर प्रदेश में न सपा आने वाली है, न बसपा आने वाली है, न कांग्रेस आने वाली है, न तीनों मिल करके लड़ेंगे तो भी आने वाले हैं। क्योंकि 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, लेकिन हमें कहां हरा पाए। तो ये तो अभी इस प्रकार के, चूंकि मीडिया में इतना स्पेस हो जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की जमीन हिल चुकी है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। जिस जाति का अपना वह सबसे बड़ा वोट बैंक समझते हैं कि यादव उनका पूरा मतलब बंधुआ मजदूर है, मैं बता रहा हूं यादवों का बहुत बड़ा वोट बैंक 17 में भी हमें और 19 में भी हमें प्राप्त हुआ है, और भविष्य में भी हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते। जो लोग नहीं समझते हैं अभी उनके इस प्रकार के जो माया जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में सब लोग समझ रहे हैं, और जब समझेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि भाजपा भाजपा भाजपा, कमल कमल कमल, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उस काम का परिणाम भाजपा के खाते में है। कमल कमल कमल, बीजेपी 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 आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी जबरदस्त तैयारी और दावेदारी के साथ मौजूद है। हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। बड़ी चर्चा ये बात भी रही हमेशा कि सरकार में नौकरशाही हावी है, टीम 11 जैसी बातें हुई। आप सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, आप भले खुल कर ना बोलें, लेकिन मीटिंग के भीतर आप अपनी बात मुखर तौर पर रखते रहें। ये कितनी सच्चाई है कि नौकरशाही हावी है आपकी सरकार पर? नहीं, कोई नौकरशाही हावी नहीं है। नौकरशाही को जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व जिसके ऊपर है, उस काम को उसको करना पड़ेगा। कोई काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। हमारी सरकार में जितनी कार्रवाई हुई है, जिन्होंने लापरवाही की है, इसकी 1/4 भी कार्रवाई सपा बसपा की सरकारों में कभी नहीं हुई है। कोई हावी नहीं होने की बात है। कोरोना काल एक बहुत बड़ा संकट काल था, केवल यूपी के लिए नहीं, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए था। इस काल के जो भी घटनाक्रम है उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस समय तो सबको मिलकर के, सरकार भी, पार्टी भी, समाज भी, सब लोगों ने मिलकर के लोगों की सेवा की है, और उस सेवा के विषय को यह कहना कि नौकरशाही हावी हो गई है, मैं इसे उचित नहीं समझता। एक और सवाल है आपके साथ, आपके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध कैसे हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि आप जो हैं, आपके और योगी जी के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं। नहीं, ये जो कहते हैं ना, उनके पास कोई, मैंने कहा बहुत से ये विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे खिलाफ, तो यही बता दो मुद्दा कि यहाँ केशव जी की और योगी जी की नहीं पड़ती है। मेरी जो योगी जी की जितनी पड़ती है उतनी अखिलेश जी की और शिवपाल जी की नहीं पड़ती है। अखिलेश यादव जी की मुलायम सिंह जी के साथ नहीं पड़ती है, अखिलेश यादव जी की उनकी बुआ मायावती जी के साथ नहीं पड़ती है, राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की नहीं पड़ती है। हमारी योगी जी की अच्छी दोस्ती है, और अच्छा हम लोग विचार विमर्श करके अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेकर के प्रदेश के हित में काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जितनी भी जो सरकार चल रही है सामूहिक फैसले से चल रही है? निश्चित तौर से सामूहिक फैसले, क्या लोकतंत्र में यही होता है, यही ताकत होती है, और सामूहिक फैसले होते हैं। और सामूहिक फैसले के आधार पर जो हम लोगों ने संकल्प पत्र लेकर के 2017 के चुनाव में गए थे, उस संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे वो लगभग सारे के सारे वादे हमारी सरकार ने पूरे करने का काम किया है, और लगातार हम पूरे करने का काम कर रहे हैं।
केशव मौर्य न सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के सड़कों का जिम्मा भी इनके ऊपर है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उनका विभाग भी है। सर, आपने कुछ चीजें शुरू की, टॉपर्स के गांव में सड़क को ले जाना, सड़कों का जाल बिछाना, लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जगह सड़कें बेहद खराब हैं और आपका ध्यान सड़कों पर उतना नहीं है। देखिए, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कौन कर रहा है? मतलब मैं समझता हूँ विपक्ष के पास तो बोलने के लिए सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो, किसी मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सड़कों के मामले में जितना काम मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा लगभग 3.5 साल का समय हो रहा है सरकार बने हुए, लेकिन जितना काम हमारी सरकार में सड़क के मामले में हुआ है, जिसमें चाहे वो हमारे टॉपर बच्चे, उत्तर प्रदेश के टॉप 20, पहले हम यूपी बोर्ड से शुरू किया, अब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को भी लिए। इसके जो टॉप 20 बच्चे होते हैं उनके घर तक की सड़क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाते हैं। उस बच्चे का फोटो लगाते हैं, उस बच्चे का नाम उसमें लिखते हैं। वो जो बच्चे जिस स्कूल से टॉपर बनते हैं उस स्कूल की सड़क भी बनाने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया में अनेक खेलों का में हिस्सा लेते हैं, पदक जीत करके आते हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ के नाम से उनके घर तक की रोड, उनके गांव तक की रोड बनाने का काम करते हैं। उनका नाम लिखना, बोर्ड लगाना, ये सब हम कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण, देश के लिए हम आज यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, तो किनके कारण खड़े हैं? क्योंकि देश के हमारे बहादुर सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके नाम पर जय हिंद वीर पथ के नाम से ऐसे बलिदानी वीरों के घर तक की सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों ये सब नई चीजें पहले भी अभी हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है जिसे लोग मतलब इस रूप में नहीं लेते हैं कि ये कोई मतलब ध्यान नहीं जाता लोगों का। अब मैं आपसे चाहूंगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की जमीनें बहुत सारी खाली पड़ी रहती थी। हम लोगों ने हर्बल रोड बनाने का काम किया, जो सड़क के किनारे खाली जमीन में औषधि युक्त वृक्षों को लगाने का काम, प्लस जहां वृक्षारोपण नहीं था वहां ऐसे वृक्षों को लगाना जो हर प्रकार से लोगों के लिए लाभकारी हो। वह एक विशेष अभियान चलाने का काम किया। प्लास्टिक रोड बनाने का काम शुरू किया। गांवों को जो 250 तक की आबादी 2001 के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से, ये सपा बसपा की सरकारें 15 साल की चली गई, कभी उनका ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने बनाया है। बड़ी बड़ी सड़कें, एक्सप्रेस वे बना दिए। मार विज्ञापन छाप रहे थे जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। मैं उसमें गया, मैं देखा कि इसमें तो गांव के लोगों को आने का कोई रास्ता ही नहीं है। बड़ा एक्सप्रेस वे बन गया, लेकिन आप सर्विस रोड बना दें और जो गांव में असली जो देश का मतलब नागरिक है वो तो गांव-गांव में रहता है। वो किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, वो व्यापारी के रूप में, वह विद्यार्थी के रूप में। तो मैंने तो पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया। 7 मीटर या इससे अधिक चौड़ी जितनी भी सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 5 किलोमीटर अंदर तक, अगर 250 तक की आबादी वाला कोई गांव है, 250 तक की, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ देने का काम किया। ये सब काम ये भी कर सकते थे, नहीं किए। जहां तक सड़कों में आप कहीं गड्ढे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता। ये नहीं कि सड़क एक बार बन गई, गड्ढा मुक्त सड़क की बहुत बात हुई, बहुत गड्ढा मुक्त किया गया। सब गड्ढे छोड़ गए, ये कागज पे काम किए थे, जमीन पे तो हमने काम किया है। और उस जमीन पे काम करने का परिणाम आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, मैं तो दावे से कहता हूं, आप अलग से पूछेंगे, शायद आपके कैमरे पे ना बोलें, विपक्ष के किसी नेता से पूछ लीजिए, ईमानदारी से बताना, शपथ पूर्वक बताना, उससे पूछो कि क्या आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास के मामले में, सड़क के हो, बिजली हो, राशन हो, आवास हो, पेंशन हो, किसी मामले में क्या भेदभाव किया गया है क्या? अगर कैमरा के बाहर पूछेंगे तो इस सच को वह स्वयं विपक्ष का जो विरोधी है हमारा, वह भी बताएगा कि नहीं, कि हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान, सबको स्थान दिया जाता है। तो हमारे साथ केशव मौर्य हैं और इनसे बस आखिरी सवाल, अब 1.5 साल बचे हैं चुनाव में, आप लोगों की अपनी पूरी तैयारी होगी, क्या योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ अगला चुनाव में जाएंगे, उनके चेहरे पर जाएंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक तौर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारे मुख्यमंत्री के रूप में वह नेतृत्व करेंगे। हमारा संगठन है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के काम है, हमारे संगठन का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है और उसी के आधार पर, और आप ये ध्यान रखिएगा, हम जो 2014, 2017, 2019 में विजय प्राप्त किए हैं, उस विजय को हम 2022 में भी दोहराएंगे। कोई भ्रम पाल करके मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो फिर ये चारों खाने चित्त हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अरे, हमने तो सोचा था कि हम ऐसे आरोप लगा करके, ऐसे झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके
शायद कुछ सीटें बढ़ा लें, लेकिन सीटें बढ़ने की जगह घट जा रही हैं। तो स्थिति इनकी यही होने वाली है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद केशव जी, आज यूपी तक से बातचीत के लिए। हमारे साथ थे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। उन्होंने बेबाकी से यूपी तक को तमाम सवालों के जवाब दिए। तो ये था हमारा स्पेशल इंटरव्यू शख्सियत यूपी तक। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।